कि समय का चक्र किस तरह से गोल गोल घूमता है। और उसी कड़ी में देखिए, कल तक जिस नेपाल में पिछली सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, अब उसी नेपाल में नई सरकार बनाने को लेकर मतभेद सामने आने लग गए हैं। वही गुट जो एक वक्त पर सड़कों पर उतरा था सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज आपस में भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें काठमांडू के सेना मुख्यालय की हैं, जहां जेनजी युवाओं के 3 से 4 गुट मौजूद थे, जिनके बीच पहले झगड़ा हुआ, बाद में नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर इनके बीच मारपीट शुरू हो गई। आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर समझाएंगे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये क्यों हुआ? किसने सोचा था कि जो जेनजी युवा नेपाल में क्रांति लाने के लिए निकले थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे, उन्हीं के बीच इस तरह की फूट पड़ जाएगी और ये युवा भी अलग अलग गुटों में बंट जाएंगे। जिस तरह की लड़ाइयां वहां पर हो रही हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि जेनजी युवाओं का हर गुट अपने मनपसंद नेता को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जितने गुट उतनी राय। और अब तो दावेदारों की सूची लंबी होती चली जा रही है, जिस पर सेना के दखल के बाद भी कोई सहमति आज रात 9 बजे तक नहीं बन पाई है। अभी जेनजी युवाओं का एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जिन्हें भारत विरोधी भी माना जाता है। बालेन शाह ने अपने दफ्तर की दीवार पर ग्रेटर नेपाल का एक विवादित और भारत विरोधी नक्शा लगाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के बड़े हिस्से को ग्रेटर नेपाल में दिखाया गया है। तो बालेन शाह की भारत में इतनी चर्चा तो हो रही है, लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कि ये भारत को लेकर सोचते क्या हैं। दूसरे नंबर पर है 72 साल की सुशीला कार्की, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश रही है नेपाल में। और जेनजी युवाओं के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें ही फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी जाए और अगले 6 महीने के अंदर नेपाल में संसदीय चुनाव कराए जाए। लेकिन नेपाल के युवा इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो उम्र दराज नेताओं से तंग आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर 73 साल के ओली को हटाकर 72 साल की सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। एक और नाम है, नया नाम जो इस रेस में आया है, और वो नाम है कुलमान घिसिंग का, जिन्हें नेपाल के लोग लाइटमैन भी कहते हैं। इनकी उम्र 55 साल है। इन्होंने भी भारत के जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये वही शख्स हैं जो घाटे में डूबे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को मुनाफे में लेकर आए और पूरे नेपाल में बिजली चोरी को रोक और भ्रष्टाचार के विरोध एक बड़ा चेहरा कुलमान घिसिंग बने थे। इस साल भी जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था, तब भी नेपाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और कुलमान घिसिंग की एक ऐसी छवि बन गई थी जिससे उनके लिए ये कहा जाने लगा कि वो एक ऐसे लाइटमैन है जो करप्ट, भ्रष्ट नेताओं की जिंदगी में अंधेरा लाने के लिए काम करते हैं और आम जनता की जिंदगी में लाइट यानी रोशनी। और अब नेपाल की सेना के मुख्यालय में एक एक करके इन सभी नामों को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जेनजी युवाओं को समझना आसान नहीं होगा। ये डिजिटल युग की वो पीढ़ी है जिसका हर फैसला सोशल मीडिया से तय होता है और अब भी नेपाल में सोशल मीडिया पर दिन रात हजारों पोल्स कराए जा रहे हैं और नए नए नामों पर नेपाल के युवाओं की राय मांगी जा रही है। ऐसे ही कुछ जो पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं, मैं लेकर आई हूं। यहाँ समस्या क्या है, सोशल मीडिया के इन पोल्स को कितना सही माना जाएगा, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम यानी ओशन ने आज खुद इसकी पड़ताल किया। हमें पता चला कि इन पोल्स में दूसरे देशों के लोग भी ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये आई ओपनर होगा नेपाल के भी उन बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, जिनकी हमें भी उतनी ही चिंता है, क्योंकि वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं नई सरकार को चुनने के लिए, उसमें विदेशी दखल की गुंजाइश बनती है। ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पाया है और इसीलिए आइए आपको लेकर चलते हैं बड़े स्क्रीन पर, जिससे आप समझेंगे कि हम आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड ऐप पर सबसे ज्यादा वहां पर बातचीत हो रही है। डिस्कॉर्ड ऐप पर अगले प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कराई जा रही है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, अलग अलग पोल्स लोग करा रहे हैं, इसको बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, सेंड सागर ढाका टू सुशीला मैम इन 1 आवर, ऐसे ऐसे पोल्स कराए जा रहे हैं। हु गेट्स टू वोट इन नेपाल, रैंडम नेपाली एज रेप, रैंडम नेपाली एज रेप, ये देखिए मॉडरेटर, हु नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये जो अलग अलग आप देखेंगे नाम है जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आपके सामने लाकर रख दिया है।
अब बिफोर कास्टिंग वोट ये जो 4,652 वोट हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप तस्वीर को देखेंगे ऐसी आशंका है कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के हैकर्स इन पोल्स को प्रभावित करके नेपाल के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितता की तरफ ले जा सकते हैं, और यही है इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा। तो जो जेन जी इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई व्यवस्था के लिए, एक बड़े जंग के लिए सड़कों पर उतरी है, जिसने अपना सब कुछ ताक पर लगा दिया है नेपाल में, उन्हें यह बात गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया टुडे के ओसिन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन के जरिए यह पाया है कि अगर चाहे तो कोई भी अमेरिका में बैठा, चाइना में बैठा, पाकिस्तान में बैठा इस डिस्कॉर्ड ऐप को हैक करके वो अपनी तरफ से वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर जो आपके यहां सरकार बनेगी या जो आप लोग जिसे चुनेंगे, इसके आधार पर उसमें अन्य देशों के लोगों की हस्तक्षेप हो सकता है। देखिए, ये जो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, इन्हीं से सब कुछ तय कर रहा है, आपकी पसंद नापसंद। अब तो सरकारें भी अगर इस मोबाइल फोन से तय कर रही हैं, तो जो इसमें खतरे की गुंजाइश है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। आइए, अब तक नेपाल के डिस्कॉर्ड ऐप पर हामी नेपाल, जिसने सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, हामी नेपाल के अध्यक्ष से भी हमने आपको मिलाया था, तस्वीरें दिखाई थी सुदन गुरुंग, ये छात्र नेता सागर ढकाल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लामिछाने, हरका साम्पांग और दुर्गा परसाई को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया पर वोटिंग कराई जा रही है। इनमें भी दुर्गा परसाई कौन है, जिनकी तस्वीर आप आज देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको अन्य तीनों के बारे में तो बीते दिन से ही बता रहे हैं, लेकिन दुर्गा परसाई को नेपाल की सेना अपने मुख्यालय में लेकर आई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के जेन जी इससे बहुत नाराज है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तह तक जाना होगा। असल में ये पूरी कहानी अब इस सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद हो रही है। ये आरोप कौन लगा रहा है, ये बातें कौन छेड़ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, तब उनके पीछे एक तस्वीर ने, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त, सबका ध्यान खींचा। यह तस्वीर किसकी थी? यह तस्वीर थी नेपाल के हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्हें आधुनिक नेपाल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और वो 18वीं सदी के एक ऐसे दूरदर्शी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने नेपाल को एकजुट किया। आज जो नेपाल आपको दिखाई देता है, उसके पीछे इन्हीं का योगदान है, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आर्मी चीफ के पीछे। अब सोचिए, एक तरफ तो पहले सेना प्रमुख के पीछे इस तस्वीर को देखा गया, और आज ही सेना अंतरिम सरकार पर सहमति बनाने के लिए दुर्गा परसाई को अपने मुख्यालय में लेकर आ गई। अब ये दुर्गा परसाई है कौन? पेशे से एक बहुत बड़े मेडिकल कारोबारी है और राजनीतिक रूप से एक दक्षिणपंथी नेता है, जो नेपाल में खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे। इस साल मार्च के महीने में जब हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब वो इसका खूब समर्थन कर रहे थे। जब राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में भी ये रैलियां, ये रोड शोज निकल रहे थे, तब दुर्गा परसाई खुलकर सामने आ रहे थे और खुलकर वो उसका समर्थन कर रहे थे। हालांकि देखिए, दुर्गा परसाई पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के करीबी रहे हैं और उनके साथ मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसीलिए नेपाल के युवाओं को उन पर भरोसा नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त नेपाल के युवा दो धड़ों में, बल्कि कई धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो बड़े बड़े मोटे तौर पर कहा जा सकता है, एक तरफ वो युवा हैं जो चाहते हैं कि नेपाल की राजनीति में बुनियादी सुधार हो, और अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने शासन किया, उन्हें सत्ता से दूर रखा जाए और नेपाल में एक नई व्यवस्था लाई जाए। दूसरी तरफ कई युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नेपाल को नई व्यवस्था के साथ उनकी पसंद के नेताओं को प्राथमिकता मिले, तभी ऐसी लड़ाई हो रही है। हालांकि यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या इस तख्ता पलट के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है, जिसके लिए इस साल मार्च महीने तक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।